हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में होम साइंस सब्जेक्ट था, तो मेरे भाई आज के इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है क्योंकि थोड़ा सा हम बिजी हो गए थे और इसको लेकर के आंसर की हम उपलब्ध नहीं करवा सके, लेकिन चलिए फटाफट से हम लोग आज के इस वीडियो में मैच करेंगे आंसर की, जो कि आपकी एग्जामिनेशन जो है यह 7 जुलाई को लिया गया था। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और बारी बारी से जो क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं आंसर उसे मैच कर लीजिएगा। क्लासेस अगर हेल्पफुल लगे, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग मैच कर सके। अब देखिए बात करते हैं, हमारे पास जो सेट सीरीज है वह सेट सीरीज सी है। आपके पास ए बी सीरीज हो सकता है या फिर अगर सी है तो डायरेक्टली मिलाते चलिएगा, और अगर आपके पास ए बी सीरीज है तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है वीडियो को पॉज कर करके मिला सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखो क्वेश्चंस क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जिस परिवार की सारी सत्ता पिता के हाथ में होती है उस परिवार को क्या कहा जाता है? तो बड़ा सिंपल सा आंसर हो जाएगा, पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार संतानों संपत्ति की मुख्य कार्य क्या होती है? तो इसका मुख्य कार्य परिवार होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मातृ स्थानीय परिवार वह परिवार है जिसमें विवाहित जोड़ा साथ रहता है। तो कहां पर? तो यह पत्नी के परिवार के साथ रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है कि एक विस्तारित परिवार में शामिल होता है तो माता पिता भी होता है, भाई बहन भी, दादा दादी भी, यानी कि उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वर्ग के अंतर्गत विवाह क्या कहलाता है? तो बात करें वर्ग के अंतर्गत विवाह की तो सिंपली याद रखना इसे कहते हैं एंडोगैमी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार विवाह एक डैश है। तो पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार विवाह जो है एक प्रकार का संस्कार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो सिंपली आपसे अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया कि डैश एक व्यक्ति का अपने मृत भाई की निसंतान विधवा से विवाह है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना लेविरेट हो जाएगा। लेविरेट जो है एक प्रकार के व्यक्ति का अपने भाई के मृत्यु के बाद निसंतान विधवा से विवाह करना क्या कहलाता है? लेविरेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन से आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विवाह का कारक नहीं है? तो बाल विवाह का जो कारक नहीं है यहां पर क्या हो जाएगा? सिंपली यह महिलाओं को अपना भाग्य स्वयं क्या कहता है चुनने की स्वतंत्रता नहीं देता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विवाह के बारे में सही है? तो बात करते हैं बाल विवाह के बारे में। तो सिंपली यहां पर जो है बाल विवाह क्या है? तो वह एक अरेंज मैरिज का रूप है। किसका रूप है? अरेंज मैरिज का रूप है बाल विवाह। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुल्हन धन के बारे में सही नहीं है? तो दुल्हन धन के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यह अक्सर मातृसत्तात्मक समाजों में पाया जाता है। कहां पर? मातृसत्तात्मक समाजों में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे। अगला क्वेश्चन से इस प्रथा में माता पिता और कभी कभी परिवार अपने बच्चों के जीवन साथी चुनते हैं, यह क्या कहलाते हैं? तो यह जो कहलाता है अरेंज मैरिज कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन से दुनिया भर में कई समाज बहुपत्नीत्व का अभ्यास करते हैं, यह अभ्यास क्या कहलाता है? तो यह जो अभ्यास है यह एक से अधिक पत्नियों होना होता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि आप एक पत्निक संबंध में प्रवेश करते हैं तो आपके पास क्या होगा? तो आपके पास जो है एक आजीवन साथी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि देखभाल करने वाले और शिशु के बीच संबंध को किस प्रकार का संबंध माना जाता है? तो यह संबंध अंतरंग संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपसे। तो आपका अगला क्वेश्चन से कुछ समुदायों में दुल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को शादी में उसके हाथ के लिए मुआवजा देता है, तो यह अभ्यास क्या कहलाता है? तो यह अभ्यास दुल्हन धन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है संयुक्त परिवार से क्या संबंधित है? तो बात करते हैं संयुक्त परिवार से। तो सिंपली यहां पर यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आम संपत्ति भी क्या कहते हैं संबंधित है, उच्च सहभागिता भी संबंधित है और पीढ़ीगत संबंध भी क्या है? तो संबंधित है।
अगला क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि परिवार समाज का एक डैश अंग है। तो परिवार जो है यह समाज का केंद्रीय अंग माना जाता है, सेंट्रल पार्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में किस उम्र को बुढ़ापा कहा जाता है। तो भारत में जो है बुढ़ापा की अगर बात कर लिया जाए तो 60 या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को बुढ़ापा कहा जाता है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है। तो अगला है यहां पर कि विस्तारित परिवार परिवार का संयुक्त रूप है, यह किसके द्वारा कहा गया था। तो यह कहा गया मेरे भाई आपका जो है क्या कहते हैं ऑरबर्ग और क्या कहते हैं निमकॉफ के द्वारा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया। तो यह जो पुस्तक है बेस्टर मार्क के द्वारा 1921 में लिखा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है देखो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो बात करते हैं यहां पर सती प्रथा की, तो 1828 ईस्वी में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया था, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम यह कब पारित किया जाता है। तो यह 2001 ईस्वी में पारित किया गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि दहेज निषेध अधिनियम जो है इसे कब पारित किया गया। तो दहेज निषेध अधिनियम जो है यह 1960 में पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त परिवार के टूटने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो यह किससे शुरू होती है, उदारीकरण से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर पूछा गया था आपसे कि साथ रहना डैश का परिणाम है। तो यह संस्कृतिकरण का परिणाम है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि शारीरिक रूप से मजबूत, यौन रूप से सक्रिय और भावनात्मक रूप से कमजोर अवस्था किसकी विशेषता है। तो यह जो विशेषताएं हैं मेरे भाई यह उत्तर बाल्यावस्था की क्या है, विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का दूसरा नाम नहीं। तो दूसरा नाम नहीं किशोरावस्था का यहां पर क्या हो जाएगा, समस्या उम्र जो है यह किशोरावस्था को नहीं कहा जाता है। आगे देखो क्वेश्चन अगला कहता है कि विकास में PSRNA शब्द का जो प्रयोग है यह क्या है। तो यहां पर सिंपली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा समस्या समाधान तर्क और संख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है। तो आपका 29 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और क्या शामिल है। तो इसके अतिरिक्त जो शामिल है वह क्या है, तो भाषा कौशल शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि डैश ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता है। तो बुद्धिमत्ता जो है मेरे भाई यह ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइन मोटर हानि वाले बच्चों को निम्नलिखित में से किस कार्य को करने में सबसे अधिक कठिनाई होती है। तो वह किसको करने में सबसे अधिक कठिनाई होती है, गेंद को लात मारने में। किसको, गेंद को लात मारने में सबसे अधिक कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई साहब क्या पूछा गया है आपसे। कहता है कि 3 महीने के शिशुओं को में दृश्य क्षमता और तीक्ष्णता में सुधार के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकास होता है। तो यहां पर हो जाएगा इसका व्यक्तिगत संदर्भ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस देखिए क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चंस कहा गया कि प्रयोगों से पता चला कि बच्चों में ऊंचाई का डर तभी विकसित होता है जब वे रेंगना शुरू करता है। यह खोज संज्ञानात्मक विकास और निम्नलिखित में से किसके बीच सीधा संबंध की पुष्टि करता है। तो यह सेंसरी मोटर अनुभव का क्या करता है, पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर कहा गया है कि 1 वर्षीय बच्चों के संज्ञानात्मक एवं शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा खिलौना चुना जाता है। तो वह सुनने के लिए जो झुनझुन्ना होता है उसका चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खेल गतिविधियां 5 वर्षीय बच्चों की सहानुभूति की विकासशील भावनाओं को बढ़ावा देता है। तो यह आपका है हाथ की कठपुतली। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस उम्र के बच्चों को शिशु मूल का भोजन जैसे कि पशु का दूध और शहद दिया जा सकता है। तो यह 6 महीने के बच्चों को। आगे क्वेश्चंस देखिए अगला नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है कि बच्चों को किस उम्र में पूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए। तो यह 6 महीने के बच्चों को क्या करना चाहिए, तो पूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चंस देखिएगा भाई साहब कि शिशुओं के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम माना जाता है। तो माँ का दूध जो है शिशुओं के लिए यह सर्वोत्तम माना जाता है। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है कि प्रसव के कितने समय के बाद माँ को अपने बच्चों
बच्चों को दूध पिलाना शुरू करना चाहिए। तो 1 घंटे के बाद, किसके बाद, 24 से 48 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर जो है माँ को क्या करना चाहिए, तो अपने बच्चों को दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है कि एक माँ देखती है कि उसके जुड़वा बच्चे में से एक ने दूसरे की तुलना में तेजी से चलना सीख लिया है। अधिगम का यह जो अंतर है विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो यह जो है आपका किससे संबंधित है मेरे भाई, तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर में पूछा गया कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, डैश यह विचार बाल विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो यह जो है मेरे भाई यह किससे संबंधित हो जाएगा, तो विकास निरंतर होता है, इससे संबंधित हो जाएगा। चलिए भाई साहब आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का बाह्य कारक है, तो विकास का बाह्य कारक आर्थिक स्थिति भी हो सकता है, सामाजिक स्थिति भी हो सकता है और जीवन का अनुभव भी हो सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 43 में कहा गया आपसे, देखिए यहां पर कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है, तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर बात करें तो हर बच्चा क्या होता है, अद्वितीय होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के सेफलोकोडल सिद्धांत का अनुरूप सेफलोकोडल सिद्धांत के अनुरूप सही कथन कहा गया है, तो सिंपली जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकास मध्य से परिधि की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन कहा गया है कि कपड़ों के भंडारण के लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक कीट प्रतिरोधी के रूप में क्या काम करता है, तो यहां पर जो है उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि कपड़ों के भंडारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह सही कथन है, तो कपड़ों के भंडारण के संबंध में स्टार्च वाले कपड़ों को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, तो भाई साहब क्वेश्चन से क्या होता है जब कपड़ों को सही तरीके से नमी हटाए बिना संग्रहित करते हैं, तो क्या होता है, कपड़े जो है या झुर्रीदार हो जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है आपका कि कपड़े रखने के काम आने वाली सफेद रंग की गोली किस पदार्थ की बनी होती है, तो यह नेफ्थलीन का बना होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कहता है आपका, देखो क्वेश्चन है कि जूट पौधे के किस भाग से, तो यह तना से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता क्या है आपका क्वेश्चन कि कपास के रेशों की सफाई की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह गिनिंग कहलाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, देखो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है, तो सिंथेटिक फाइबर की बात किया जाए तो जूट जो है यह सिंथेटिक फाइबर नहीं है, बाकी नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर ये सभी के सभी क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन, कृत्रिम रेशा प्राप्त होता है, तो कृत्रिम रेशा जो है मेरे भाई यह रासायनिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कहता है कि ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, तो ऊन भेड़ या बकरियों के बाल से प्राप्त किया जाता है। आगे देखो और देखिए यहां पर क्या कहता है, देखो पत्तियों से भी प्राप्त किया जाता है, पौधों से भी ऊन की प्राप्ति होती है। सभी विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो आगे क्वेश्चंस क्या कहता है, देखो कहता है आपका कि ऊन तथा रेशम के ऊन तथा रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं, तो ऊन तथा रेशम के जो रेशे हैं या जानवरों से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखना भाई साहब कहता है आपका कि कपास और जूट तो ये पौधे से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका कहता है कपास, जूट, रेशम और ऊन क्या है, तो यह एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है। अगला क्वेश्चन भाई साहब देखो कहता है कि जानवरों के बालों को त्वचा की एक पतली पत्तर के साथ हटाने को क्या कहा जाता है, तो यह कर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हम सर्दियों में ऊनी रेशों को क्यों पहनते हैं, तो ऊनी रेशों को हम बस इसलिए पहनते हैं ताकि ऊन वायु का संचालन करके हमें क्या कर सके, गर्म रखती है। आगे देखें क्वेश्चन कहता है आपका, देखो क्वेश्चन है कि कृषि, वानिकी, पशुपालन के लिए निर्मित तकनीकी वस्त्रों को लोकप्रिय रूप से डैश कहा जाता है, तो एग्रोटेक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए भाई साहब आपका अगला क्वेश्चन है कि कोई भी बुनाई और ऐंठन डैश को दिया जाता है, तो यह यार्न यानी कि धागा को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, धागा को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो तो आपका अगला क्वेश्चन है तकनीकी कपड़ा उत्पादों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले धागे को डैश के रूप में जाना जाता है, तो यह किसके रूप में, तकनीकी धागा के रूप में जाना जाता है। आगे आइए क्वेश्चन
क्वेश्चंस क्या कहता है, देखो क्वेश्चंस है कि नमी ग्रहण करना एक डैश है। तो नमी ग्रहण करना जो है यह एक शारीरिक गुण है। कैसा गुण है? शारीरिक गुण है। अगला क्वेश्चन चलना भाई साहब, देखो 63 कहता है कि पुनर्निर्मित फाइबर डैश है। तो बात करते हैं पुनर्निर्मित फाइबर की, तो सिंपली यहां पर नाइलॉन हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चंस क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक रेशों को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। तो पारंपरिक रेशा जो है जिसे किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो प्राकृतिक के रूप में परिभाषित किया गया है। आगे बढ़िए, 65 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि मल्टी फिलामेंट धागा जो होता है यह डैश से बना होता है। तो यह किससे बना होता है? सिंपली आपको याद रखना है मल्टी फिलामेंट पौधा जो धागा जो है यह बांस से बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारतीय कपड़ा उद्योग को डैश कहा जाता है। तो भारतीय कपड़ा उद्योग को जो है यह पारंपरिक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस देखिएगा भाई साहब कहता है महात्मा गांधी के द्वारा कताई के लिए प्रयुक्त यंत्र। तो महात्मा गांधी चरखा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चंस क्या कहता है जूट के पौधे का नाम बताइए। तो सिंपली यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चंस देखो क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है कि कपड़े का एक टुकड़ा बनाने के लिए एक सूत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कपड़े का एक टुकड़ा बनाने के लिए क्या किया जाता है? सूत का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के? तो सिंपली आपको याद रखना यहां सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निटिंग सूत का। ठीक है, आगे देखोगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है भाई साहब कि जूट के तने के चिपचिपे स्पिन से रेशे अलग करने को क्या कहा जाता है? तो यह इसको क्या कहते हैं? तो सिंपली याद रखोगे इसे रेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिंग कहा जाता है। चलिए अगला देखो कहता है क्वेश्चंस कि कौन सा जो है यहाँ पर कौन सा कताई तंत्र है? कटाई यंत्र की बात कर लिया जाए तो ए तथा सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चंस देखिए, तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि वीविंग और निटिंग द्वारा कपड़ा बनाने में प्रयुक्त धागों की संख्या कितनी होती है? तो 2 सेट धागे प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन है भाई साहब कि कपास के रेशों को उसके बीजों से अलग करना क्या कहलाता है? तो कपास के रेशों को जो है उसके बीजों से अलग करना यह गिनिंग कहलाता है। अगला बढ़ेंगे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? तो यहां पर जो है सिंथेटिक फाइबर की बात कर लिया जाए तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो यहां पर जो है रेशम भाई साहब यह एक प्राकृतिक रेशा है। कुल मिलाकर देखिए टोटली मैंने आपको 75 क्वेश्चन का आंसर जो है यह मेरे हिसाब से लगभग 100% जो है सही क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया है। अगर आपको किसी भी प्रश्न पर डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस प्रश्न पर विचार किया जाएगा। क्योंकि देखिए मैं कहीं से सहारा बिना लिए आपको आंसर डिस्कशन करके देता हूं, तो सिंपली थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो इसके लिए मैं आप कमेंट करके बताइएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। विशेष अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा जिसका जो है होम साइंस सब्सिडरी में था। मिलेंगे आप लोगों के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।